हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल बीटेक लाइफ 08। आज हम लोग पढ़ेंगे बीटेक थर्ड सेम का जो एक सब्जेक्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री करके। इसको आज हम लोग यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट है आपका केमिकल काइनेटिक्स एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो केमिकल काइनेटिक्स है ये ओनली बीटेक के लिए ही नहीं है, यहाँ पे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो सीआरई सब्जेक्ट होती है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, जो डिप्लोमा फोर्थ सेम में होता है, वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स करके चैप्टर दिया हुआ है, तो आप लोग इसको वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। जो केमिकल काइनेटिक्स होता है मीन्स कि केमिकल का मीन्स तो केमिकल रिएक्शन, बट जो काइनेटिक्स होता है इसका मतलब होता है काइनेटिक्स जो वर्ड है वो काइनेसिस से लिया गया है, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रेट या तो फिर स्पीड। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल्स मीन्स केमिकल रिएक्शन and kinetics is a Greek word. Kinetics is a Greek word which is taken from the kinesis. This means rate or speed. अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री the branch of chemistry which deals with the study of physical properties of matter and the laws and principles that explain the change in matter and energy is called physical chemistry. केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैटर के चेंज के बारे में बताए, कुछ उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बताएं, और क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द चेंज इन मैटर एनर्जी। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी मैटर के क्या करें, मैटर एंड एनर्जी के चेंज के बारे में पढ़ें, उसके लॉ के बारे में पढ़ें, तो देन वो जो है वो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर and the laws and principles that explain the change in matter and energy is called physical chemistry. ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद, जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो किन किन चीज़ों के बारे में डील डील करती है, वो डील करती है। सबसे पहला तो ये है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ स्पीड। ठीक है, तो जो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्पीड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। तो जो रिएक्शंस होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा होगा स्लो रिएक्शन एंड तीसरा होगा मॉडरेट रिएक्शन। दूसरा क्या हो गया, स्लो रिएक्शन, एंड तीसरा क्या होगा, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, तो पहला रिएक्शन यही है कि वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या होते हैं कि जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो अकर्स वेरी फास्ट, यानी कि जिनमें क्या हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, जिनमें क्या हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो। जैसे एग्जांपल देखिए तो यहाँ पे NaCl है एंड AgNO3 है। यहाँ पे क्या होता है कि आयंस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि हमें पता है Na पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो ये हो जाता है NaCl प्लस AgNO3 रिएक्ट करके बनाता है AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो वेरी फास्ट हो रहा है। वेरी फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है, जिसमें इसमें अगर टाइम की स्पीड देखें तो इसमें 10⁻⁷ सेकेंड के आसपास होती है इसमें स्पीड जो होती है टाइम की। तो ये रिएक्शन जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। सेकेंड आता है आपका वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन आते हैं, जैसे आपके रस्टिंग ऑफ आयरन्स हो गए, कोरोजन्स हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, मीन्स कि जो आयरन पे रस्ट होता है, जो आयरन पे कोरोजन लगती है, आप देखते हैं कि जो आयरन पे क्या होता है, जब जब वो एयर एंड डस्ट के कांटेक्ट में आता है, एयर डस्ट एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें क्या होता है, कोरोजन जो होता है वो धीरे धीरे लगता है। तो ये रिएक्शन भी क्या है, काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, कोरोजन का मतलब वही जंग लगना। दिस मीन्स ये क्या होती है, ये रिएक्शन काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है। तीसरा जो है वो है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है कि these kind of reaction
are molecular reaction having covalent bond which takes moderate amount of time. मॉडरेट रिएक्शन आप बोल सकते हैं जो रिएक्शन कैसा हो, कई सारे स्टेप में हो, यानी कि धीरे धीरे करके हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि दिस काइंड ऑफ रिएक्शन आर मॉलिक्यूलर रिएक्शन हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड विच टेक्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए प्लस बी मिलके यहाँ पे सी बना रहा है एट स्टेप 1 में, यही सी यहाँ पे यही सी प्लस बी मिलके स्टेप 2 में क्या बना रहे हैं, आर बना रहे हैं। एंड जो ये आर है और प्लस ए मिलके स्टेप 3 में फाइनली यहाँ पे क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन है। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन तीन तरीके का होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन आते हैं, जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, जिनमें क्या हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो। एग्जाम्पल क्या था, NaCl प्लस NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, यहाँ से क्या बन रहा था, AgCl प्लस NaNO3। तो ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है। एंड वेरी स्लो रिएक्शन में क्या आता है, वेरी स्लो रिएक्शन में आता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन्स एंड कोरोजन्स। उसके बाद से था आपका मॉडरेट रिएक्शन, ये मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। दिस मीन्स यहाँ से जो रेट होती है, यहाँ से जो ये रेट है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या बोलते हैं कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो पर यूनिट टाइम में चेंज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है, या इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे जो रेट होती है वो क्या होती है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। इसकी जो यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड या तो फिर एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड होती है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई रिएक्टेंट है यहाँ पे, ये बना रहा है प्रोडक्ट। इस रिएक्टेंट का अगर हमें रेट लिखना है, इस रिएक्टेंट का रेट लिखना है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस का डेल साइन लगाते हैं एंड आर ओवर डेल टी, माइनस का डेल साइन आर ओवर डेल टी, ठीक है। ये जो बॉक्स लगाते हैं ये मेनली किसको डिनोट करता है, कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, ठीक है। क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। और जब भी हम रिएक्टेंट का अगर हम रेट लिखते हैं तो हमेशा हम माइनस से डिनोट करते हैं। मीन्स रिएक्टेंट के रेट लिखने से पहले हम क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। तो दिस इज योर, इस रिएक्टेंट का अगर हमें रेट लिखना है तो ये हो जाएगा माइनस का डेल आर ओवर डेल टी। दिस मीन्स डेल आर कहने का मतलब क्या है कि माइनस का साइन तो रहेगा ही। दिस मीन्स कि R2 माइनस R1, डेल आर कहने का मतलब क्या है, R2 माइनस R1, ठीक है। और डेल टी कहने का क्या मतलब है, T2 माइनस T1। तो दिस मीन्स यहाँ से आप ऑब्वियस सी बात है यहाँ देख सकते हैं, ये माइनस का साइन यहाँ पे पहले से है। तो जब ये माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो यहाँ से हमें क्या, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि R1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द R2। R1 जो होगा यहीं पे, वही यहाँ पे लिखा गया है कि R1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द R2। क्यों R1 ग्रेटर देन द R2 है, क्योंकि जो R2 का साइन है वो क्या है, माइनस में है, एंड R1 क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए ये क्या होगा, R1 इज ग्रेटर देन द R2। तो इस रिएक्शन का अगर हमें रेट लिखना है तो मैंने हम इससे डिनोट करते हैं माइनस का डेल आर ओवर डेल टी। ये तो आप लोगों को बस समझने के लिए था इतनी चीजें। बट जो इस रिएक्टेंट का अगर रेट लिखना है तो माइनस डेल आर ओवर डेल टी। किसी भी रिएक्टेंट के रेट के आगे हम माइनस साइन लगाते हैं, डेल
आर जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, एंड डेल टी इज द चेंज इन टाइम। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट के रेट की बात करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट के रेट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट के रेट में क्या होता है, सेम वही कंडीशन है कि डेल पी ओवर डेल टी, डेल पी ओवर डेल टी, बट यहाँ पे हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के जो रेट लिखते हैं उसके आगे हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट में हम क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। तो सेम वही फंडा है कि जो डेल पी है वो क्या होता है, वो क्या हो जाएगा पी टू माइनस पी वन अपान टी टू माइनस टी वन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अब पी टू इज ग्रेटर देन द पी वन, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो पी वन है वो किसके साथ है, माइनस के साथ है, एंड पी टू जो है वो पॉजिटिव के साथ है, यानी कि प्लस के साथ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एवरेज रेट को हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। जो एवरेज रेट होता है उसे हम लोग डेल से डिनोट करते हैं, एंड जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है उसे हम लोग डेल टी से डिनोट करते हैं, या तो फिर डी टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंस्टेंटेनियस रेट एंड दिस इज योर एवरेज रेट। इतना डिफरेंस है कि व्हाट इज द एवरेज रेट। So average rate is also denoted by the symbol this, symbol del, and instantaneous rate is also denoted by the del t or dt। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है 2r प्लस, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है 2r से ये बन रहा है 3p। ठीक है, इसका अगर हमें एवरेज रेट निकालना हो या एवरेज रेट लिखना हो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अब ये रिएक्टेंट है तो माइनस का डेल, सबसे पहले तो माइनस का डेल आर ओवर डेल टी। ठीक है, इस रिएक्टेंट का अगर हमें रेट लिखना है, इस रिएक्टेंट का रेट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये तो हो जाएगा माइनस का डेल आर ओवर डेल टी, माइनस का डेल आर ओवर डेल टी। ठीक है, बट यहाँ पे इसका जो स्टिक्मेट्रिक कोफिशिएंट है ये कितना 2 है, तो इस 2 को हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और बाकी ये फंडा समझ में आया ही होगा कि माइनस डेल आर ओवर डेल टी हम क्यों लिख रहे हैं, माइनस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है। डेल आर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और हमने रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम इसमें क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का रेट लिखेंगे, यानी 3p है। तो सबसे पहले तो यही आएगा, प्रोडक्ट के केस में हम प्लस लेते हैं तो प्लस का डेल यहाँ पे हो जाएगा p ओवर डेल टी, प्लस का डेल p ओवर डेल टी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो 3 है, 3 स्टिग्मेट्रिक कोफिशिएंट है तो 3 नीचे आ जाएगा। तो ये इस रिएक्शन का रेट यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे कि जो डेल आर ओवर 2 माइनस का डेल आर ओवर 2 डेल टी इज इक्वल टू प्लस का डेल पी ओवर 3 डेल टी। ठीक है, अब यहीं पे पूछ देगा कि इस रिएक्शन का आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए। तो मैंने हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इंस्टेंटेनियस रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल टी से डिनोट करते हैं या डी टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का डी आर ओवर 2 डी टी भी लिख सकते हैं या डेल टी भी लिख सकते हैं। ये जो डेल टी है इसको आप लोग डी टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहे हैं। इज इक्वल टू, सेम वही कंडीशन है, बस यहाँ पे अगर इंस्टेंटेनियस रेट में, यहाँ पे एवरेज रेट में अगर हम डेल लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम डी लिख देंगे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा डी पी, ये हो जाएगा डी पी ओवर 3 डेल टी, डी पी ओवर 3 डेल टी। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन में ऐसे आपको एग्जांपल देके या क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप पूछे जा सकते हैं कि इस आपको एक रिएक्शन दे दी गई होगी और वहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि आप उसका एवरेज रेट लिखिए एंड इंस्टेंटेनियस रेट लिखिए। तो आपको ये क्लियर है कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एक और एग्जांपल है यहाँ पे, एक और एग्जांपल है यहाँ पे अल्फा ए प्लस बीटा बी, ये जो बन रहा है गामा सी प्लस लेमडा डी। तो यहाँ पे अगर इस रिएक्शन का पूछ दिया गया है कि इंस्टेंटेनियस रेट लिखिए, तो इंस्टेंटेनियस रेट आप अब यहाँ से कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे, माइनस का
अब यहाँ पे देखिए माइनस का डी ए ओवर डी टी। सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए कि माइनस का डी ए इंटेंडियस लिख रहे हैं ना, तो माइनस का डी ए ओवर डी टी, और इसका कॉफिशिएंट में क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है, तो अल्फा यहाँ पे लगा दीजिए, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें माइनस का डी ए ओवर डी टी, यहाँ से क्या लगा दीजिए, अल्फा लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस वाले रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का डी बी ओवर डी टी, माइनस का डी बी ओवर क्या हो जाएगा, डी टी, और इसके कोफिशिएंट में क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है, यहाँ पे देखिए बीटा आ रहा है, तो इसको भी बीटा लगा दीजिए। तो अब ये जो रिएक्शन का रेट हुआ, ये जो रिएक्टेंट का रेट हुआ, यहाँ तक होता है खत्म। ठीक है, तो इतना जो है वो क्या है, रिएक्टेंट का रेट है। रिएक्टेंट का रेट कैसे लिखते हैं, माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर डी टी, और यहाँ पे इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है अल्फा है, तो इसमें हम लोग अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें नीचे, इज इक्वल टू यहाँ पे फिर माइनस का डी एंड बी ओवर डी टी, और यहाँ पे बीटा से मल्टीप्लाई करें। इसी तरीके से प्रोडक्ट में लिखते हैं, बट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, एंड रिएक्टेंट में हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का डी सी ओवर, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का डी सी ओवर डी टी, और इसके कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। ठीक है, एंड इज इक्वल टू प्लस का डी डी ओवर डी टी, एंड इसके कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 2H2O प्लस O2। ये है 2H2O प्लस O2, यहाँ पे बना रहा है 2H2O। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो तो रिएक्टेंट है, एंड दिस इज योर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो फिर वैसे ही हम लिखेंगे कि माइनस का डी एच टू ओवर टू डी टी। अब समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे हम टू डी टी कैसे आ रहा है, माइनस साइन कैसे आ रहा है, क्योंकि हम रिएक्टेंट के लिए हमेशा नेगेटिव साइन लेते हैं, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं। जो ये कोफिशिएंट किसी कंपाउंड के साथ होता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, कई जगह आपको ऐसे दिया होगा कि जो ये H2 का रेट है वो ऐसे दिया होगा, -1/2 डी एच टू ओवर डी टी, डी ओवर डी टी। ठीक है, तो ऐसे भी दिया होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि मेनली दोनों का मतलब वही निकलता है, दोनों क्या है, सेम ही है। यहाँ पे -1/2 है तो दिस इज योर माइनस, इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो ये 1 है, बाई टू एंड डी एच टू बाई डी टी, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, वही यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। अब हम यहाँ पे O2 की बात करें तो O2 में क्या हो जाता है, O2 में हो जाता है माइनस का डी O2 ओवर डी टी। अब यहाँ पे O2 के नीचे कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे O2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और 1 हम यहाँ पे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट का रेट लिखें तो इज इक्वल टू प्लस का डी एस टू ओवर टू डी टी भी लिख सकते हैं, आप डेल टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो डेल टी होता है वो भी इंस्टेंटेनियस रेट होता है, एंड डी टी जो होता है वो भी इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो आप लोग सब डी टी के टर्म में लिख रहे हैं, तो इसको भी आप डी टी कर लीजिएगा, इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, इसको भी आप डी टी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी आप डी टी कर लीजिएगा। फॉर रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट के केस में हम क्या करते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यही तो कर रहे थे हम रिएक्टेंट के केस में, कि जो जैसे यहाँ पे लिखा था कि डेल आर ओवर डेल टी, डेल आर ओवर डेल टी, दिस मीन्स यहाँ से हम कर क्या रहे थे, फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि R2 माइनस R1 अपॉन चेंज इन टाइम मीन्स डेल टी। डेल टी को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। तो यही तो हम कर रहे थे रिएक्टेंट के केस में, कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आता है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है N2 प्लस 3H2 का। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, N2 प्लस 3H2 का।
दिस मीन्स ये 3 क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। सेम इसी तरीके से इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन, इसका हमें रेट लिखना है। तो आप लोग यहाँ से इसका रेट लिखिएगा, ट्राई कीजिएगा, काफ़ी इजी है। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखना है, जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन पूछे और वहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट जब तक न लिखे कि आप इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखिए, तब तक आप लोग dt के टर्म में नहीं लिखेंगे, तब तक आप लोग dt के टर्म में नहीं लिखेंगे, तब तक आप एवरेज रेट के टर्म में लिखेंगे। यानी माइनस का डेल एन टू बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस का डेल एच टू बाई थ्री डेल टी और इज इक्वल टू प्लस का डेल एन एच थ्री बाई टू डेल टी। सेम यहाँ पे एग्जाम्पल है 2NO2 प्लस F2, यहाँ पे बन रहा है 2NO2F। इसका अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 1/2। ये जो माइनस का 1/2 है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, या तो आप इसको -1/2 डेल NO2 बाई डेल टी लिख सकते हैं, या तो फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का डेल NO2 अपॉन डेल टी और यहाँ पे नीचे 2 कर देंगे। तो ये भी चीज़ सही है। दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल ही हैं। आप लोग जब थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का डेल F2 बाई इज इक्वल टू माइनस का डेल F2 बाई डेल टी एंड इज इक्वल टू प्लस का 1/2 डेल NO2F बाई डेल टी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, मान लेते हैं कि H2 प्लस O2 है, ये बना रहा है H2O। ठीक है, 2H2 प्लस O2 2H2O बना रहा है। ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसमें इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से जो रिएक्शन है वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। तो पहला तो ये है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अगर इसमें हम लोग कैटालिस्ट को ऐड कर दें तो ये रिएक्शन फास्ट हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि जो ये कैटालिस्ट है वो क्या होता है एंड कैसे बिहेव करता है। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, ठीक है, एंड सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ कंसंट्रेशन एंड हैंडलिंग एरर। तो ये इतने सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहला था तुम्हारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ environmental condition, surface area of reactant, depending upon rate of concentration and handling error। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो वो है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, surface area of reactant, depending upon rate of concentration and handling error। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। तो जो रिएक्शन होता है उसके दो मैकेनिज्म होते हैं। जो रिएक्शन होता है या तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकता है या तो फिर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकता है। एलिमेंट्री रिएक्शन कहने का मतलब ये है कि जिसमें कोई भी स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता, या तो फिर ओनली वन स्टेप इन्वॉल्व, या तो फिर ओनली वन स्टेप इन्वॉल्व। एलिमेंट्री रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, ओनली वन स्टेप इन्वॉल्व या फिर उसमें नो स्टेप्स इन्वॉल्व। एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, स्टेप वाइज रिएक्शन होता है, या तो फिर मोर देन वन स्टेप, या तो फिर मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व, मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व। ठीक है, मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व, मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व। तो ये होता है एलिमेंट्री रिएक्शन एंड दिस इज योर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच नो स्टेप्स इन्वॉल्व और ओनली वन स्टेप इन्वॉल्व। एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which the reaction proceed in stepwise reaction or more than one step involved in this type of reaction।
जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के। एलिमेंट्री रिएक्शन तो यही हो गया जिसमें केवल क्या हो, एक ही स्टेप इन्वॉल्व हो, जैसे तुम्हारा 2HI है, ये तुम्हारा क्या बनता है H2 प्लस आई टू, H2 प्लस आई टू, H2 प्लस आई टू। तो क्या इसमें कोई और स्टेप इन्वॉल्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक ही स्टेप में क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। सेम इसी तरह दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 2H2 प्लस O2, सबसे बेसिक एग्जांपल। ये क्या बनाता है 2H2। ये भी क्या है, ये भी कौन सा रिएक्शन है, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जा रही है। तो इस रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देख लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो क्या होता है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो होता है स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 2N2O5, यहाँ पे बन रहा है 4NO2 प्लस O2। इसका अगर हमें रेट लिखना हो तो रेट क्या हो जाएगा, रेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेट को कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, यहाँ से रेट हो जाएगा K N2O5 की पावर 2, K N2O5 की पावर 2। ये जो 2 है वो यहाँ पे आ जाता है, इसके कंसंट्रेशन के ऊपर आ जाता है। तो इस रिएक्शन का रेट कैसे हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K N2O5 की पावर 2। मैकेनिज्म की बात करें तो चूंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे इसको देख लेते हैं। स्टेप 1 क्या है, N2O5 जब ये स्लो रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NO2 प्लस NO3। ठीक है, एंड यही इसी NO3 को, ये जो बाई प्रोडक्ट मिला हमें ये NO3, इसी NO3 को हम फिर N2O5 के साथ अगर हम रिएक्ट कर दें, फास्ट रिएक्ट कर दें, तो अब यहाँ पे ये बनाएगा 3NO2 प्लस O2। ठीक है, दिस मीन्स अब हम क्या करें, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि इस NO3 से इस NO3 को कैंसिल कर देते हैं, एंड ये जो क्या बनता है 2N2O5, 2N2O5, 2N2O5 प्लस 2N2O5, यहाँ पे बनता है NO2 प्लस 3NO2, यानी कि 4NO2, एंड दिस इज योर प्लस का O2। ठीक है, यही रिएक्शन यहाँ पे आ गए 2N2O5 4NO2 प्लस का O2। ठीक है, 2N2O5 4NO2 प्लस का O2, ये रिएक्शन क्या हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो स्टेप में कंप्लीट होना रहा है। फर्स्ट स्टेप ये रहा, सेकंड स्टेप ये रहा। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। N2O5 2N2O5 4NO2 प्लस O2, क्योंकि जब ये फर्स्ट स्टेप में रिएक्ट होता है तो N2O5 जो है वो स्लो रिएक्ट करके क्या बनाता है NO2 प्लस NO3, एंड यही NO3 को हम फिर एक बार N2O5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन कराते हैं, तो ये बनाता है 3NO2 प्लस O2। NO3 से NO3 कैंसिल हो जाता है, एंड यहाँ पे इन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो फिर यही रिएक्शन आ जाती है हमारी। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल की बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो वो है आपकी 2NO2 प्लस F2, दिस मीन्स योर 2NO2F। इसका अगर हमें रेट लिखना हो तो NO2 की पावर 2 हो जाएगी, NO2 की पावर 2 और F2 की पावर 1। ये जो 2 है वो यहाँ पे आ जाती है, एंड ये जो F की 1 है तो ये यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा KNO2 की पावर 2 और F2 की पावर 1। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो चूंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसमें कई सारे स्टेप्स फॉलो होंगे। जैसे ये NO2 है, तो NO2 का अगर हम F2 के साथ रिएक्ट कराएं तो ये क्या बनेगा NO2F प्लस F। इसी F को हम फिर एक बार NO2 के साथ रिएक्ट करा दे तो ये बनेगा NO2F। इस F से ये F कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या NO2 एंड NO2, ये बन जाएगा 2NO2, ऐड कर देंगे तो, और प्लस का यहाँ से F2, फिर प्रोडक्ट में क्या बनेगा 2NO2F, क्योंकि ये क्या NO2F है एंड NO2F है, तो दिस इज योर 2NO2F। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, तो मॉलिकुलैरिटी होता है रिएक्टिंग स्पेसिस एटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस taking part in an elementary reaction which must simultaneously collide in order to bring about the chemical reaction। डेफिनेशन से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा मॉलिकुलरिटी, बट एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा, तो बट आप लोग इस डेफिनेशन को जरूर याद कर लीजिएगा कि रिएक्टिंग स्पेसिस एटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस
taking part in an elementary reaction which must simultaneously collide in order to bring about a chemical reaction. जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल क्या है आपका, 2A प्लस बी, ये बन रहा है कोई प्रोडक्ट सी, तो मॉलिकुलरिटी क्या है इसकी, मॉलिकुलरिटी को हम ऐसे डिनोट कर लें, चूंकि ये ए के आगे जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 है एंड बी के आगे 1 है, तो दिस मीन्स इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी है, 3। तो इसी को हम लोग मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन बोलते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं, यूनिमॉलिकुलर होता है, बायोमॉलिकुलर होता है एंड ट्राइमॉलिकुलर होता है। तो यूनिमॉलिकुलर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यूनिमॉलिकुलर क्या होता है कि यूनिमॉलिकुलर वो होता है कि इट ओनली वन रिएक्टिंग स्पेसिस इन्वॉल्व, इसमें क्या होते हैं, केवल एक रिएक्टिंग स्पेसिस इन्वॉल्व होगा। जैसे एग्जांपल्स की बात कर लें तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट मीन्स कि अगर ये NH4NO2 है, ये क्या है, केवल एक रिएक्टेंट है, तो केवल एक रिएक्टिंग स्पेसिस इन्वॉल्व होगा यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन में। ये बनता है N2+2H2, इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी है, 1 है, क्योंकि इसके आगे क्या है, NH4NO2 के आगे क्या है, 1 है, तो इसकी मॉलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। बायोमॉलिकुलर की बात करें तो बायोमॉलिकुलर में सिंपली क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली कोलाइड टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। इसी तरह आपका होता है ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिकुलर में क्या होगा, साइमल्टेनियसली कोलाइड 3 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। इसमें जो अब देखिए, अब यहाँ पे कोई 2NO है प्लस O2 है, तो दिस इज योर 2NO2। इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 कैसे हुई कि जो ये रिएक्टिंग स्पेसिस है, NO के आगे कितना है, 2 है, O2 के आगे, O2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो दिस इज योर 3, एंड इसी को यहाँ पे डिनोट किया गया है मॉलिकुलरिटी को, ठीक है। इस रिएक्शन का हमें रेट लिखना हो तो रेट कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K NO की पावर 2 NO2 की पावर 1। ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर भी इसका 3। ऑर्डर क्या होता है कि इसी 2 को और इसी 1 को हम ऐड कर दें, ये जो रेट लिखने के बाद से जो हम 2 और 1 को ऐड कर दें, तो दिस इज और क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, 2+1 ये तुम्हारा ऑर्डर हो जाता है। तो इसकी मॉलिकुलरिटी भी 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 है, इस रिएक्शन के ऑर्डर भी 3 है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4 ये रिएक्ट करके बनाता है KCl प्लस 3Fe2SO4 होल थ्राइस एंड प्लस 3H2O। इसका आप मॉलिकुलरिटी बताइए। तो मॉलिकुलरिटी आप यहाँ से देख सकते हैं, 6 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है एंड 1 यहाँ पे है, यानी कि मॉलिकुलरिटी इसकी कितनी हो गई, 10। मॉलिकुलरिटी इसकी कितनी हो गई, 10। मॉलिकुलरिटी इसकी कितनी हो गई, 10। एंड किसी भी रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कोई रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा है, दिस मीन्स वो रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो ये मॉलिकुलरिटी इज नेवर ग्रेटर देन मॉलिकुलरिटी इज नेवर बी 10, दिस मीन्स दिस इज योर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। मॉलिकुलरिटी केवल और केवल क्या होगी, 3 ही होगी, ठीक है, 3 तक ही होगी। 1 हो सकती है मॉलिकुलरिटी, 2 हो सकती है एंड 3 हो सकती है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन इन रेट लॉ, ठीक है। सम ऑफ पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ, ठीक है। अब फिर दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल है कि A प्लस बी मिलके यहाँ पे बना रहा है C, A प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, C बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका अगर हम रेट लिख रहे हैं, मान लीजिए किसी एग्जाम्पल का हम रेट लिख रहे हैं कि A की पावर क्या है, x है, जिसमें से इसको मान लेते हैं x, इसके आगे x है एंड इस B के आगे क्या है, इसके आगे x है एंड इस B के आगे क्या है, इस B के आगे जो है यहाँ पे क्या है, y है। इस B के आगे क्या है, यहाँ पे y है प्लस वाई बी। तो ये जो रिएक्टेंट का रेट हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, दिस इज योर वाई बी।
इस रिएक्टेंट का जो हम रेट लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, दिस मीन्स इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखें तो ये कैसे लिखेंगे, जो रेट ला लिखेंगे k इज इक्वल टू a की पावर x और इंटू बी की पावर वाई इंटू बी की पावर वाई। ठीक है, तो इसका जो अगर हम ऑर्डर लिखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट x प्लस वाई, इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस डेफिनेशन को समझिए, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ निकाल लिए, उस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने यहाँ से लिख लिया। ठीक है, उसका क्या है, उसका जो एक्सपोनेंट है उसका सम जो होता है वही ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज थ्योरेटिकली डिटरमाइन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिकली डिटरमाइन। एक डेफिनेशन का आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो the sum of exponent of concentration of reactant in a rate expression is known as order of reaction, and the reacting species, atoms, molecules या फिर ions taking part in an elementary reaction simultaneously collide in order to bring about a chemical reaction is known as molecularity of reaction। तो मीन्स कि अगर ऑर्डर लिखना हो तो k इज इक्वल टू क्या, a की पावर x b की पावर y है, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ये जो एक्सपोनेंट है x प्लस वाई इनका सम इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। एंड मॉलिक्यूलरिटी लिखना हो तो a की पावर a है प्लस b है इज इक्वल टू c है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, इसका जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनका समीशन इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। जो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन होता है वो एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स बोथ होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज बोथ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन है वो एक स्टेप में भी हो सकता है एंड मोर देन वन स्टेप में भी हो सकता है। एक स्टेप में होगा तो एलिमेंट्री रिएक्शन, मोर देन वन स्टेप में होगा तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें तो जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमें नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू देता है, बट जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है वो ऑलवेज क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट डिफरेंस जो है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 3 से ज़्यादा हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कांट बी ग्रेटर देन 3। तो ये बेसिकली डिफरेंस है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस मीन्स N2O5 है, ये बन के रहा है 2NO2 प्लस हाफ O2। इसका अगर हमें ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, dx/dt, यानी कि सबसे पहले रेट ला लिखेंगे। रेट ला क्या हो जाएगा, KN2O5, KN2O5। इसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 है, तो यही डेफिनेशन बोल रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 1 है। तो ये जो डेफिनेशन है ये यही बोल रहा है कि when the sum of exponent of concentration of reactant in a rate expression is equal to 1 then it is known as first order reaction। ठीक है, यहाँ पे विद द एग्जांपल आप देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे अब हम इसको प्रूव करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि a प्लस बी है, a प्लस बी है, इसके कुछ इंटीग्रेटेड रेट ला निकलते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट ला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट ला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन रेट लिखें तो माइनस का 1/1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dA ओवर dt लिख सकते हैं, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dA ओवर dt लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसका अगर हम रेट ला लिखें तो रेट ला क्या हो जाएगा, रेट ला क्या हो जाएगा, k a की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 है। अब दोनों को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। अब दोनों को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो रेट ला है इससे हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं दोनों, इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का dA/dt इज इक्वल टू KA, ठीक है। अब इस a को हम a वाले टर्म को a के साथ लिखते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 1/a, ये जो a है वो नीचे आएगी तो 1/a हो जाएगी, ये जो a है यहाँ पे आएगी तो 1/a हो जाएगी, एंड dA ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू k, एंड यहाँ पे जो dt है इसको हम लोग यहाँ पे ले जाएं dt, एंड यहाँ पे जो ये माइनस साइन यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे भेज देते हैं, या आप सिंपली बोल सकते हो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/a dA इज इक्वल टू माइनस का k dt। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इक्वेशन में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इनिशियल के लिए हम t 0 लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू a नॉट, एंड फाइनल के लिए t इज इक्वल टू t रखते हैं एंड a इज इक्वल टू a t कर देते हैं। ये जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है एंड दिस इज योर रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। यहाँ पे अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं 1/a ओवर dA का, 1/a ओवर dA का, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल तक, यानी कि a नॉट से a t तक, a नॉट से a t तक इज इक्वल टू माइनस का k dt, माइनस का k तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, एंड dt का अब हम कहाँ से करते हैं, t इज इक्वल टू 0 से t तक, यानी कि इनिशियल से फाइनल तक, तो यहाँ पे कर देते हैं। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू 1/a ओवर dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log a, एंड दिस इज योर a नॉट है तो यहाँ पे a नॉट एंड दिस इज योर a t, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ेंगे कि 1/a dA जो होता है वो log a हो जाता है इंटीग्रेशन करने पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का k एंड dt का हो जाएगा t, और लिमिट पुट कर देंगे हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से t तक। तो जब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log a t, क्योंकि सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो log a t माइनस log a नॉट, ये होता है अपर लिमिट, ये होता है लोअर लिमिट। तो सबसे पहले इस log a में क्या पुट कर देते हैं, अपर लिमिट, तो log a t माइनस log a नॉट इज इक्वल टू माइनस का k t। तो log a t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, log a नॉट माइनस k t, तो ये हमारी हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं वो क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला इक्वेशन ये निकल के आ जाता है कि log a t इज इक्वल टू log a नॉट माइनस k t। नाउ वी नो दैट कि जो log होता है वो 2.303 log बेस 10 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2.303 log बेस 10 को यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 log 10 at इज इक्वल टू 2.303 log 10 a नॉट एंड माइनस का kt। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 2.303 से हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log 10 at 2.303 से डिवाइड करने पे ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, log 10 a नॉट हो जाएगा एंड माइनस का kt अपन यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303। तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तीसरी जो इक्वेशन निकलती है वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में निकलती है। चूंकि हमने पहली इक्वेशन क्या आई थी, log a t इज इक्वल टू log a नॉट माइनस k t, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके पीछे करके देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ये निकल के आई थी, log a t इज इक्वल टू log a नॉट माइनस k t। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log a t, एंड ये जो log a नॉट है इसको हम लोग इधर लेके आए तो माइनस का log a नॉट इज इक्वल टू माइनस का k t, एंड जो log a t माइनस log a नॉट है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि log a t अपॉन a नॉट, log a t अपॉन a नॉट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। या तो फिर यही जो है ये होती है log a t माइनस log a नॉट, ठीक है। तो log a t अपॉन a नॉट इज इक्वल टू माइनस का k t। दिस मीन्स अब इस log को हम इधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाता है, इस log को अब हम क्या लेके जाएं, इस log को अगर हम इधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाता है, at अपॉन a नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आता है e की पावर माइनस के टी, e की पावर माइनस के टी। तो दिस मीन्स यहाँ से हम at इज इक्वल टू लिख सकते हैं, at इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये a नॉट को यहाँ पे लेते जाएं
तो ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। बट जो हम न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करते हैं वो हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन किससे सॉल्व करते हैं, 2 से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 क्या निकल गई थी, log 1080 माइनस log 10 ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी की पावर 2.303। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, log 10 ए नॉट, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस साइन से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी कि log 10 ए नॉट माइनस log 1080 इज इक्वल टू के टी की पावर 2.303। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 10 ए नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू के टी की पावर 2.303, या केवल के टी यहाँ पे लिखना हो तो ये 2.303 को हम यहाँ भेज देते हैं, तो ये हमारी निकल के आती है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हमें 4 इक्वेशन निकल के आते हैं। वो 4 रिएक्शन कौन कौन से हैं, log 80 is equal to log a naught minus kt, first equation. log 1080 is equal to log 10 a naught minus kt upon 2.303, second equation. 80 is equal to a naught into e की पावर k minus kt, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। एंड 2.303 log a naught अपॉन 80 is equal to kt is equal, ये होता है आपका फोर्थ इक्वेशन। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें log 80 वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, log 80 वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में ये प्लॉट होगा आपका log 1080 इज इक्वल टू log 10 ए नॉट माइनस के टी की पावर 2.303। यही तो थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी ये थी आपकी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन थी आपकी, सेकंड इक्वेशन। इसका अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, क्योंकि हमें पता है जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इससे अगर हम कंपेयर करें तो y की वैल्यू क्या है, log 1080 है, c की वैल्यू यहाँ से क्या है, kt अपन 2.303 है, सॉरी c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू यहाँ पे log 10 a नॉट है, y इज इक्वल टू log 80 है, c इज इक्वल टू log 10 a नॉट है, एंड x इज इक्वल टू, ये जो x है ये यहाँ पे किसके टर्म में है, t के टर्म में है, तो x इज इक्वल टू t है। एंड जो ये स्लोप जो m है वो m क्या है यहाँ पे, माइनस k ओवर 2.303 है। तो इसे हम कंपेयर करके ग्राफ ड्रॉ करें तो दिस इज योर x एक्सिस यानी कि log 80, x में क्या है, सॉरी y में क्या है, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x में क्या है, t है, तो दिस इज योर t, दिस इज योर t। एंड y में क्या है, y में log 80 है, तो दिस इज योर log 80। एंड यही जो स्लोप है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ये जो स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, टेन थीटा होती है। स्लोप क्या है यहाँ पे, माइनस का k ओवर 2.303, एंड यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है, log a नॉट यानी कि c, log a नॉट इज इक्वल टू c। तो ये आपकी ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, उनको देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके हैं सब क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आर ए क्या है, रेडियम है, रेडियम का 88 एंड 26 एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाएं, इसमें से हीलियम क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, किसके साथ, एटॉमिक वेट 2 के साथ, मॉलिक्यूलर वेट 4 के साथ, यहाँ पे प्लस का, एंड यहाँ पे बचेगा रेडॉन बचेगा, रेडॉन यहाँ पे कितना बचेगा, 2 निकल गया तो 86, एंड यहाँ से 4 निकल गया तो 224, ठीक है, 224, ठीक है। इसका रेट क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू आर ए। एंड दूसरा एग्जाम्पल क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, डी के ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, डी के ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इस तरफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट एक्सप्रेशन 1 आ रहा था, यहाँ पे मेनली क्या हो जाएगा, रेट एक्सप्रेशन 2 हो जाएगा, यानी कि व्हेन द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2, देन दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे ये तुम्हारा 2a है प्लस b है, इसका अगर हम रेट ला लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 डी ओवर डी टी इज इक्वल टू के की पावर, यानी कि ये जो लिख रहे हैं 2a, इसको हम लिख सकते हैं के की पावर k इंटू ए की पावर 2। तो ये जो एक्सपोनेंट आया ये 2 आया, तो दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
ये ऐसे भी आ सकता है कि ये जो a प्लस बी है, a प्लस बी बन के क्या बना रहा है, p बना रहा है। तो इसका अगर हम रेट कांस्टेंट लिखें तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर a एंड b। दिस मीन्स इसका भी, इसका क्या है 1 है एंड इसका क्या है 1 है, तो दिस मीन्स योर 1 प्लस 1 को ऐड कर दें तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो अगर हम इसको क्या कर दें, ऐड कर दें, इसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, बी का भी 1 है, तो रेट ला लिखें तो इसका भी 1, इसका भी 1, इन दोनों को क्या होता है, समीशन होता है। तो 1 प्लस 1 यही तो होता है ऑर्डर 2। तो दिस इज योर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है CH3COO C2H5OH प्लस NaOH, ये बन रहा है CH3COO Na प्लस C2H5OH। इसी तरह अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन लिखे तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, दिस मीन्स मान लेते हैं कि कोई एक रिएक्शन है 2A प्लस बी, दिस मीन्स योर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन रेट क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 dA/dt। रेट इसका क्या हो जाएगा, k a की पावर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो दिस इज योर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस dA/dt। इक्वेशन 2 एंड 1 को कंपेयर करें तो ये हो जाएगा माइनस dA/dt इज इक्वल टू माइनस dA/dt इज इक्वल टू k की पावर k इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। k और a की पावर हो जाएगी 2। जिसमें सब a वाले टर्म को a के साथ लेके आए तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/a² dA इज इक्वल टू माइनस का k dt। अब हम यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इनिशियल के लिए a वाले टर्म में a0 से at तक करते हैं एंड dt के लिए 0 से t तक करते हैं। अब ये जो 1/a² है इसको हम लोग क्या a की पावर -2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पावर नीचे है ये ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, a की पावर -2 में। और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन कैसे कैसे होता है, a की पावर जो -2 है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे a की पावर -2, a की पावर -2 यानी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होता है, x की पावर n+1 अपान n+1। जैसे x की पावर n+1 अपान n+1, उसी तरह यहाँ पे a की पावर -2 है तो a की पावर -2+1 अपान -2+1, a की पावर -2+1 अपान ये a यहाँ पे नहीं रहेगा, a की पावर -2+1 अपान -2+1। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a की पावर और यहाँ से क्या हो जाएगा -1 अपान -1। तो माइनस को हम ऐसे रहने देते हैं, इस माइनस को, इसको हम लोग क्या 1 अपॉन फिर a लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है माइनस का 1 अपॉन a, क्योंकि ये माइनस साइन तो ऐसे ही रहा और ये 1 ऊपर चला जाएगा, जो a इनवर्स यहाँ पे माइनस के साइन के साथ है वो यहाँ पे प्लस के साइन के साथ आ जाएगा। तो माइनस का 1 अपॉन a एंड दिस इज योर a0 एंड दिस इज योर at इज इक्वल टू माइनस का kt। तो अगर हम इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखें तो क्या हो जाएगा, kt इज इक्वल टू, दिस मीन्स kt इज इक्वल टू, माइनस के साइन से इस माइनस के साइन से ये माइनस का साइन कैंसिल, kt इज इक्वल टू 1 अपॉन at माइनस 1 अपॉन a0। यही अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहाँ पे पुट कर दी एंड इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या था, माइनस का 1/2 dA/dt इज इक्वल टू k की पावर a², ठीक है। इसका भी अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही प्लॉट होगा, y इज इक्वल टू mx+c से आप कंपेयर करके प्लॉट करेंगे तो 1/a y हो जाएगा, x जो है ये तुम्हारा x जो है वो टाइम हो जाएगा, y जो है 1/a हो जाएगा एंड स्लोप इसका यानी कि जो m है वो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, m जो है वो k हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के, उसको देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं कि H प्लस OH मिलकर H2O बना रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो जब कंसंट्रेशन ऑफ निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। C प्लस O2 CO2 इसका भी ऑर्डर 2 है। 2NO2 तो 2NO प्लस O2, फिर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2 इसको बोलते हैं, इसका भी ऑर्डर 2 है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI की बात कर लें तो 2HI है यानी कि H2 प्लस I2, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 है। फॉर्मेशन ऑफ ईथर यानी कि CH3I प्लस C2H5ONA यानी कि C2H5OCH3 प्लस NaI, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया की बात कर लें तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया भी क्या है, इसका भी ऑर्डर 2 है। NH4 प्लस CNO NH2 CO NH2, हैबर्स प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो जाएगा, NH2 प्लस NH2 CO NH2, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 है।
अब हम बात करते हैं फंक्शनल ऑर्डर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फंक्शनल ऑर्डर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं H2 प्लस Br2 है, 2HBr बन रहा है, इसका रेट क्या हो जाएगा KH2 इंटू Br2। इतना समझ में आ रहा है? फंक्शनल ऑर्डर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही बोलता है कि अगर हम H2 के मोल को 1 यूनिट इंक्रीज कर दें, H2 के मोल को हम क्या करें 1 यूनिट इंक्रीज कर दें, तो जो ये K है वो भी कितना इंक्रीज करता है 1 यूनिट इंक्रीज करता है। बट इन द केस ऑफ Br2, अगर हम Br2 के मोल को केवल Br2 के मोल को 1 यूनिट इंक्रीज करें तो ये जो K है वो ओनली हाफ ऑफ द इंक्रीज करता है। अगर Br2 को 1 मोल इंक्रीज करें तो ये हाफ इंक्रीज करता है, एंड H2 को अगर हम 1 मोल इंक्रीज करते हैं तो ये पूरा 1 मोल K की वैल्यू इंक्रीज करती है, 1 यूनिट इंक्रीज करती है। बट Br2 के केस में अगर हम 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो ये हाफ ही क्या करता है इंक्रीज करता है। तो इस रिएक्शन का अगर हमें रेट लिखना हो तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, रेट ला क्या हो जाएगा KH2 क्या हो जाएगा K1 हो जाएगा, एंड Br2 के लिए K क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1/2 इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। एंड वहीं यहाँ पे इन द टर्म ऑफ थियोरेटिकल लिखा गया है कि व्हेन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H 1 यूनिट the rate increases with 1 unit, then the order with respect to hydrogen is 1. And if we increase the rate of concentration of Br 1 unit, then rate does not increase completely by 1 unit, it increases by half of the unit. Then the order with respect to Br is half. ठीक है, इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका आप लोग ग्राफ देख सकते हैं, क्योंकि ये मान लेते हैं H2 है एंड दिस इज योर क्या है K है। H2 को जब हम यहाँ से 1 मोल इंक्रीज करते हैं तो ये K की वैल्यू यानी कि ये भी कितनी इंक्रीज करती है 1 यूनिट इंक्रीज करती है। इसको भी हम 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो ये भी 1 यूनिट इंक्रीज करती है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको भी 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो यहाँ भी 1 यूनिट इंक्रीज करती है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। बट इन द केस ऑफ Br2 अगर इसको हम 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो ये 1 यूनिट की जगह यहाँ पे हाफ यूनिट इंक्रीज करती है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो ये 1 यूनिट यहाँ होने की जगह ये हाफ इंक्रीज करती है, तो इसका भी ग्राफ ऐसे बनेगा। ये 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो इसका 1 यूनिट यहाँ बनने की जगह यहाँ तक इंक्रीज करता है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनाइल क्लोराइड, COCl2 है यानी कि CO प्लस Cl2। ठीक है, मीन्स यही होगा कि CO को अगर हम 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो K की वैल्यू 1 यूनिट इंक्रीज करेगी, Cl2 को 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो K की वैल्यू हाफ ऑफ द यूनिट इंक्रीज करेगी। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करेगी जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। मीन्स कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन की पावर n। जैसे एग्जांपल्स की बात करें डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है, इसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये जो N2O5 है वो भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। यही बोलते हैं आर्हेनियस, या यही बोलता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मीन्स कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि फॉर अ chemical reaction with rise in temperature by 10 degree centigrade, the rate constant is nearly doubled. इसको हम इसके हेल्प से देखते हैं कि अगर कोई टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस पे, रेट के है x, इसको अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दे, दिस मीन्स योर 50 डिग्री, तो ये जो रेट है वो सीधे इसका डबल इंक्रीज कर जाती है, यानी कि 2x हो जाती है। फिर इसी 50 को हम 10 डिग्री इंक्रीज कर दें, दिस मीन्स ये हो गई 60, तो ये जो 2x है डबल इंक्रीज करके 4x हो जाती है। ये 60 को 10 डिग्री इंक्रीज कर दे तो ये हो जाती है 70, तो ये फिर 88x हो जाता है, क्योंकि ये इसका 4x का डबल हो जाता है, रेट का डबल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि t को अगर हम 40 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है x है, रेट कांस्टेंट क्या है x है, रेट कांस्टेंट क्या है x है। इसको हम लोग 10 डिग्री इंक्रीज कर दें
तो टी की वैल्यू 50 हो जाएगी, बट जो K2 है ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट वही यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा गया है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन with rise in temperature by 10 degrees Celsius, the rate constant is nearly doubled. एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, के टी प्लस 10 अपॉन के टी सी इज नियरली इक्विवेलेंट टू 2। जिसमें जब हम किसी भी रेट में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज करें, 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर में, तो उसकी जो रेट कांस्टेंट है वो नियरली क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन रेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट द टेम्परेचर डिफरेंस बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, वही चीज़ें हैं यहाँ पे इन द टर्म ऑफ थियोरेटिकली लिखा गया है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन रेट is defined as the ratio of rate constant at two temperature difference by 10 degree Celsius temperature. Arrhenius ने प्रोवाइड किया, Arrhenius provided the accurate dependence of rate on temperature. Arrhenius ने एक इक्वेशन दिया जो क्या करता है, जो एक्यूरेट डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन टेम्परेचर है उसको डिफाइन करता है। आर्हेनियस ने कौन सा इक्वेशन दिया कि K इज इक्वल टू जो होता है ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, ये होती है आर्हेनियस की इक्वेशन। ये होती है आर्हेनियस की इक्वेशन K इज इक्वल टू, ये काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं आर्हेनियस इक्वेशन पे, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए कि जो आर्हेनियस इक्वेशन होता है K इज इक्वल टू क्या होता है, ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी होता है। ठीक है, जहाँ पे ए जो होता है, जहाँ पे जो ए होता है वो क्या होता है, आर्हेनियस फैक्टर होता है। जहाँ पे जो ए होता है वो आर्हेनियस फैक्टर होता है या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है। ए जो होता है आर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। ए जो होता है वो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है जूल पर मोल में। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैटालिस्ट क्या होता है। यहाँ पे जो आर होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, दिस इज योर 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है इसको भी आप लोग लर्न होना चाहिए। आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। एंड टी जो होता है टेम्परेचर होता है इन द टर्म्स ऑफ केल्विन। ठीक है, तो यही होती है आपकी आर्हेनियस की इक्वेशन की के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी। किसी भी न्यूमेरिकल में जब आप आर्हेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो माइनस ई ओवर आर टी है तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आर्हेनियस इक्वेशन से जब आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बना दें तो दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ है, दिस इज योर टी है एंड दिस इज योर वाई के टर्म में के है एंड यहाँ से ये स्लोप है। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनता है आर्हेनियस इक्वेशन का के वर्सेस टी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, आर्हेनियस इक्वेशन यही बोलते हैं। यहाँ पे अगर इस एग्जांपल को देखें तो ये क्या है, H2 प्लस आई टू मिल के बना रहा है 2HI, बट ये H2 प्लस I2 कोलाइड होके पहले ये 2HI यानी कि प्रोडक्ट बनाने से पहले ये अपना एक इंटरमीडिएट बनाता है। कोई भी रिएक्टेंट अपना प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या बनाता है, अपना एक इंटरमीडिएट बनाता है। जैसे H के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, I के भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो ये क्या हुए, जब ये 2HI बनाने से पहले ये क्या बनाते हैं, 2HI बनाने से पहले सबसे पहले ये अपना इंटरमीडिएट बनाते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट आप लोग देख सकते हैं कि जो H है वो I के साथ क्या कर रहा है, H जो है इस I के साथ बॉन्ड को यहाँ पे फॉर्म कर रहा है एंड इस H के साथ, इस जो H के साथ ये बॉन्ड को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो BF एंड BB ये क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एंड इस H के साथ ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। फिर यही HI इसके साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है एंड इस I के साथ बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। तब यहाँ पे ये बना रहा है HI एंड देन फिर यहाँ पे बना रहा है HI। ठीक है, तब इसको हम लोग बोलते हैं 2HI। 2HI तो यही यहाँ पे थियोरेटिकली लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस the reaction can take place only when a molecule of H2 and molecule of I2 collide to form an unstable intermediate. It exists for a very short time and then break up to form HI. मीन्स कि जो H2 एंड I2 के मॉलिक्यूल हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले एक इंटरमीडिएट बनाते हैं
और ये इंटरमीडिएट काफ़ी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फिर ये ब्रेक होके क्या बना लेता है, अपना प्रोडक्ट 2HI बना लेता है। ये हमें दिखता नहीं है बट इंटरमीडिएट रिएक्शन होता ज़रूर है। इसी को आरेनियस ने क्या किया, बताया था। ठीक है, अब इस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए नाउ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसी इंटरमीडिएट को बनाने के लिए जो एनर्जी की नीड पड़ती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। मीन्स कि जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी इस इंटरमीडिएट को फॉर्म करने के लिए उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक ग्राफ दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी का, उसको देख सकते हैं। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज योर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये आपका क्या है, ये आपका है तुम्हारा वाई एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस एंड ये है आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर है आपका वाई एक्सिस। दिस मीन्स यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है एंड दिस इज योर यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ये आपका रिएक्टेंट है एंड दिस इज योर यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये जो रिएक्टेंट है आर, इसकी कुछ एनर्जी है, दिस इज योर मान लेते हैं ई आर है। एंड यहाँ पे है प्रोडक्ट, इसकी भी कुछ एनर्जी है, इसको हम मान लेते हैं ई पी मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी एनर्जी है इसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी और प्लस इंट्रांसिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का समीशन होता है। यानी कि और ये जो यहाँ पे यहाँ से जो ये रिएक्शन है, यहाँ से क्या है, यहाँ से जो ये है, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो ये पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी और प्लस ये जो इंट्रांसिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है इसका समीशन होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यही जो ये है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एंड ये जो डेल एच का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो डेल एच का ये जहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है, तो डेल एच क्या है, एच पी माइनस एच आर। यानी कि जो प्रोडक्ट का जो एनर्जी है, जो ई पी माइनस ई आर इसको हम लोग बोलते हैं, जो प्रोडक्ट का एनर्जी है माइनस का रिएक्टेंट का एनर्जी, उसी को हम लोग बोलते हैं डेल एच। यानी कि रिएक्टेंट यहाँ पे था एंड प्रोडक्ट अब हमें यहाँ पे मिला, रिएक्टेंट यहाँ पे था एंड प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिला। तो ये जो डेल एच है प्रोडक्ट माइनस का रिएक्टेंट का एनर्जी। ठीक है, इस ग्राफ को आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में। सबसे पहले बात करते हैं कैटालिस्ट होता क्या है। तो कैटालिस्ट इज अ सबस्ट्रेट विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी इटसेल्फ चेंज। कैटालिस्ट एक ऐसा सबस्ट्रेट होता है जो किसी भी रिएक्शन को रेट को क्या कर देता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है या फिर डिक्रीज कर देता है विदाउट उसमें क्या किए हुए, इन्वॉल्व हुए हुए। कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन में कभी भी इनिशिएट नहीं करता है। कैटालिस्ट का जो मास एंड केमिकल कंपोजिशन होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कैटालिस्ट इज अ सबस्ट्रेट विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ एनी चेंज। जैसे अगर हम यहाँ पे 2H2 है एन प्लस O2 है, सॉरी दिस इज, और मान लेते हैं कि N2 प्लस 3H2 है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, N2 प्लस 3H2 है, ये बना रहा है 2NH3 2NH3 2NH3। तो ये रिएक्शन कंप्लीट होने में विदाउट कैटालिस्ट 5 घंटे टाइम लग सकते हैं। बट यहीं पे अगर हम Fe कैटालिस्ट का यूज़ कर दें, आयरन कैटालिस्ट का यूज़ कर दें, तो ये रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें 10 से 15 मिनट में होके क्या हो जाएगी, कंप्लीट। 10 से 15 मिनट में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यही फायदा होता है कैटालिस्ट को क्या करने का, ऐड करने का, कि रिएक्शन हमें जो रिएक्शन है वो काफ़ी कम टाइम में हो जाता है। और कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि जो Fe जितना अमाउंट में यहाँ पे है, यही Fe इतना ही अमाउंट में यहाँ हमें मिल जाएगा। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद से यही Fe हमें इतना अमाउंट में यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है।
तो बस ये रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देगा या तो फिर डिक्रीज कर देगा, वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द कैटालिस्ट कैसा है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ग्राफ शो किया गया है, यहाँ पे आप लोग ग्राफ देख सकते हैं। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। ये वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है और दिस इज योर, यहाँ पे बना रहा है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे बना रहा है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है इतनी। ये जो पूरी एनर्जी है, ये जो पूरी एनर्जी है, दिस इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। एंड ये जो एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि ये जो आर से ये प्रोडक्ट तक बना, तो ये जो एनर्जी है वो क्या है, ई ए। ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। बट यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, कैटालिस्ट को ऐड कर देते हैं। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, विदाउट कैटालिस्ट है। ये जो ई ए है वो क्या है, विदाउट कैटालिस्ट है। बट अब यहाँ पे जो, अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, और ये जो रिएक्शन पाथ है, ये जो रिएक्शन पाथ है वो क्या है, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटालिस्ट है। बट अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैटालिस्ट को ऐड करते हैं, तो ये जो रिएक्शन होता है वो यहाँ पे होके कंप्लीट हो जाता है। मीन्स कि जो रिएक्शन का टाइम यहाँ पे, जो रिएक्शन का टाइम यहाँ पे क्या लग रहा था, जो रिएक्शन का टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इस रिएक्शन को होने में इतना टाइम लग रहा है, जिसमें से मान लेते हैं कि 5 घंटे लग रहे हैं। बट अगर हमने कैटालिस्ट को ऐड कर दिया तो ये रिएक्शन अब इतना इतना ग्राफ फॉलो करके केवल यहीं पे हो जाती है। दिस मीन्स ये केवल 10 मिनट में हो जाती है। तो ये जो है ई ए, वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट। मीन्स कि यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, ई ए विद कैटालिस्ट। ठीक है, इसमें टाइम काफ़ी कंज्यूम कम लगता है, और ये जो यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने एक बताया था, जो N2H2 वाला बताया था वो एग्जांपल, और एक ये एग्जांपल है 2KClO3 2KCl प्लस O2। यहाँ पे Mn2 को ऐड करने तो दिस इज Mn2 कैटालिस्ट है। ठीक है, Mn2 सेम इसी अमाउंट में यहाँ पे प्रोडक्ट में मिल जाएगा, बट ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, जिससे हमें कम टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियरी। अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियरी, कैटालिस्ट participate in a chemical reaction by forming temporary bond with the reactant, resulting in an intermediate complex. This has a transitory existence and decomposes to yield products and the catalyst. यानी कि ये कोई रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमने कैटालिस्ट को ऐड किया तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा किसका, रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट का। फिर बनेगा प्रोडक्ट, एंड यहीं पे हमारा कैटालिस्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जो कैटालिस्ट यहाँ पे हम रिएक्टेंट में दिए थे वही कैटालिस्ट यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट का, ये हमें शो नहीं होगा, बट ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है ये बनेगा जरूर। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैटालिस्ट के बारे में, इसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं कैटालिस्ट के बारे में, कि कैटालिस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है एक अल्टरनेटिव पाथ और द रिएक्शन मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन में एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके, हेंस लोअरिंग द पोटेंशियल बैरियर, जिसके कारण क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी की बैरियर है उसमें कमी आ जाती है। इट इज क्लियर फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन K is equal to a e की पावर माइनस E over RT that lower the activation energy faster will be the rate of reaction। ये आर्हेनियस इक्वेशन से काफी अच्छे से शो किया गया है कि अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। A catalyst does not alter energy del Z of a reaction. It catalyzes the spontaneous reaction but does not catalyze non-spontaneous reaction. Catalyst does not change the equilibrium constant of a reaction, but it catalyzes the
forward and backward reaction to the same extent so that K equation remains same and it helps to obtain equilibrium faster. तो ये कुछ टर्म्स हैं कैटालिस्ट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैटालिस्ट के बारे में, ठीक है। कि कैटालिस्ट जो होता है वो एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन में, जो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके करता है, जिसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी की बैरियर है उसमें कमी आ जाती है। एंड इट इज क्लियर फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू AE की पावर माइनस EA ओवर RT that lower the activation energy faster will be the rate of reaction. A catalyst does not alter energy del G of a reaction, and it catalyzes the spontaneous reaction but does not catalyze non-spontaneous reaction. Catalyst does not change the equilibrium constant of a reaction, but it catalyzes the forward and backward reaction to the same extent so that K equation remains same and it helps to obtain equilibrium faster. And substance which decrease the rate of reaction is termed as inhibitors. इनहिबिटर्स, प्रोमोटर्स एंड एक्सलेरेटर्स, तीन चीज़ें होती हैं, इनहिबिटर, प्रोमोटर एंड एक्सलेरेटर। प्रोमोटर क्या होता है, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो दिस इज योर प्रोमोटर्स। जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे तो इनहिबिटर। इसी तरह एक्सलेरेटर भी होता है जो पॉइजन्स की तरफ वर्क करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज मान लेते हैं ए है एंड दिस इज योर बी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो के इक्वेशन क्या हो जाएगा, के एफ बाई के बी, यानी कि कैटालिस्ट जब इंक्रीज करेगा तो के एफ एंड के बी की जो अमाउंट है वो सेम होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। अब हम यहाँ से क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है, फोटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिस्ट्री वर्ड से समझ में आ रहा है कि फोटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फोटोकेमिस्ट्री से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट के फॉर्म में होगी। तो हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस आर द फोटोकेमिकल एंड थर्मल रिएक्शन। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन, एंड थर्मल रिएक्शन क्या होता है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और इवेल्युएशन ऑफ हीट एनर्जी। फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट रेडिएशन इन्वॉल्व होता है एंड थर्मल रिएक्शन में हीट एनर्जी इन्वॉल्व होता है। तो व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड थर्मल रिएक्शन। पहला डिफरेंस तो ये है कि दिस रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन एंड दिस रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और इवेल्युएशन ऑफ हीट एनर्जी। फोटोकेमिकल का दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। जो लाइट की प्रेजेंस है फोटोकेमिकल रिएक्शन में वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। एंड जो थर्मल रिएक्शन है, दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन लाइट एज वेल एज इन डार्क, ठीक है। तो जो थर्मल रिएक्शन है वो क्या होती है कि ये जो रिएक्शन है वो हो सकती है लाइट में भी एंड डार्क में भी, बट जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसके लिए हमें लाइट चाहिए ही चाहिए। दिस मीन्स प्रेजेंट ऑफ लाइट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंड थर्मल रिएक्शन में क्या होगा कि दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन लाइट एज वेल एज इन डार्क। इसमें जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, टेम्परेचर हैज़ वेरी स्मॉल इफेक्ट। एंड थर्मल रिएक्शन में टेम्परेचर हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है और यहाँ पे तो हीट के प्रेजेंस में ही हो रहा है भाई, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए। टेम्परेचर में कमी आएगी तो काफ़ी सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा, एंड यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या बहुत ही स्मॉल इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे जो डेल जी है वो में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। एंड डेल जी इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन में डेल जी इज ऑलवेज फोटोकेमिकल रिएक्शन में डेल जी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड थर्मल रिएक्शन में डेल जी होगा वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोटोकेमिकल जो एक्टिवेशन है इज हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस एंड थर्मल एक्टिवेशन इज नॉट सेलेक्टिव इन नेचर। तो ये मेन डिफरेंस है फोटोकेमिकल एंड थर्मल के। अब यहाँ पे आता है लैम्बर्ट्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू अ होमोजेनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम, द रेट ऑफ decrease in the intensity of radiation with thickness of absorbing medium
is directly proportional to the intensity of incident radiation, यानी कि I/I0 जो होता है वो इक्वल होता है 10 to the power minus ax के इक्वल होता है। ये बोलता है लैम्बर्ट्स लॉ कि I/I0 इज इक्वल टू 10 to the power minus a into x। जो I नॉट होता है वो होता है आपका इनिशियल इंटेंसिटी बिफोर पासिंग एब्जॉर्बिंग मीडियम, I होता है इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग एब्जॉर्बिंग मीडियम, x जो होता है थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, a जो होता है एक्सटेंशन कोफिशिएंट, एंड I/I0 को ही हम लोग ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसमिटेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग T से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है? व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू अ होमोजेनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम, the rate of decrease in the intensity of radiation with thickness of absorbing medium is directly proportional to the intensity of the incident radiation. I/I0 is equal to 10 to the power minus ax। एंड लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ या फिर इसी को हम लोग बियर्स लॉ भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि व्हेन सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाता है। तो व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, वहाँ पे होमोजेनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम था, एंड यहाँ पे क्या है, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ में सॉल्यूशन ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। तो when a monochromatic radiation is passed through a solution of absorbing medium, the rate of decrease in the intensity of radiation with thickness of absorbing medium is directly proportional to the intensity of incident radiation and the concentration of the solution। यानी यहाँ पे log का टर्म यहाँ पे ऐड हो जाता है, log 10 I/I0 is equal to minus epsilon c into x, जहाँ पे जो आई नॉट होता है इनिशियल इंटेंसिटी बिफोर पासिंग एब्जॉर्बिंग मीडियम, एंड जो आई होता है इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग एब्जॉर्बिंग मीडियम। ठीक है, एक्स जो होता है वो क्या होता है, एक्स जो होता है वो थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, एंड एप्सिलॉन जो होता है मॉलिक्यूलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl फ्रॉम H2NCl2। So this is an example of a reaction whose quantum yield is very high, means this reaction may be represented as H2 plus Cl2 to HCl। The high quantum yield of this reaction is explained by the chain mechanism proposed by the Nernst in 1918। The different steps involved are as follows। प्राइमरी स्टेप यहाँ पे क्या रहा है, Cl2 प्लस Hv मिलकर 2Cl बना रहा है। दिस मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, चैन इनिशिएटिंग स्टेप। दिस मीन्स a chlorine molecule absorb one quantum of light and dissociate to give chlorine atom। ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो वन मॉलिक्यूल ऑफ क्वांटम को एब्जॉर्ब करके हमें क्लोरीन एटम दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चैन इनिशिएशन स्टेप। सेकेंडरी प्रोसेस यहाँ पे ये हो रहा है कि यही Cl प्लस H2 मिलकर यहाँ पे HCl प्लस H मिल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं चैन प्रोपगेटिंग स्टेप, या H प्लस Cl2 मिलके HCl प्लस Cl दे रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चैन प्रोपगेटिंग स्टेप। एंड Cl प्लस Cl2 यानी कि इन द सेम जब मॉलिक्यूल्स मिलके हमें सेम एटम्स देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो किसी रिएक्शन के तीन स्टेप होते हैं, फोटोसिंथेसिस ऑफ H2 प्लस Cl2 के तीन स्टेप होते हैं, चैन चैन इनिशिएटिंग स्टेप, चैन प्रोपगेटिंग स्टेप एंड चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। चैन इनिशिएटिंग क्या होता है कि जब क्लोरीन मॉलिक्यूल वन वन क्वांटम ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके हमें क्लोरीन एटम दे तो वो चैन इनिशिएटिंग स्टेप। सेकेंडरी प्रोसेस में ये प्राइमरी प्रोसेस होता है, एंड सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है, चैन प्रोपगेटिंग स्टेप होता है, यानी कि Cl प्लस H2 मिलके HCl प्लस H दे, NH प्लस Cl2 मिलके HCl प्लस Cl दे, तो दिस इज योर चैन प्रोपगेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जब सेम एटम्स क्या करें, रिएक्ट करके हमें एक मॉलिक्यूल दें, तो दिस इज योर चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब क्वांटम यील्ड या फिर क्वांटम एफिशिएंसी क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम टू द नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है अंडर गोइंग द प्रोसेस अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। What is quantum yield या फिर quantum efficiency? It is defined as the ratio of number of molecules reacting in given time to the number of quanta absorbed in the it is defined as the ratio of number of molecules reacting in given time to the number of quanta absorbed in the same time। यानी कि जो phi होता है वो number of molecules undergoing the process upon number of quanta absorbed। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं यूनिट क्वांटम यील्ड के? अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस,
In a primary process, each molecule absorbs one quanta, hence quantum yield is unity. अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन के थ्रू अगर हम देखें जो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस में हम बात कर रहे थे कि प्राइमरी प्रोसेस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वन क्वांटा ऑफ एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए जो क्वांटम यील्ड है वो क्या होती है, यूनिटी यानी कि वन होती है। और कहीं पे अगर हाई क्वांटा यील्ड है दिस मीन्स वहां पे क्या है, जो फाई की वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन वन है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी प्रोसेस में कोलाइड विद सेकंड मॉलिक्यूल and transfer energy second to third, so on. The chain reaction starts and number of reacting molecule will be high due to intermediate product which act as catalyst. Exothermic reaction may activate more molecules, means कि अगर हम examples की बात करें तो यहाँ पे जो reacting between hydrogen and halogen, तो इसमें जो quantum yield है वो क्या हो जाएगी, greater than वन हो जाएगी। एंड रीजन फॉर द लो क्वांटम यील्ड, जब फाई की वैल्यू यानी कि क्वांटम यील्ड क्या हो जाए, लेस देन वन हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, लो क्वांटम यील्ड हो जाता है। इन सम रिएक्शन डीएक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल take place in a primary process before transfer to the product. The product of primary process may react back to form reactants. इस एग्जांपल्स की बात करें तो decomposition of HL and HBr and polymerization of anthracene। तो ये क्या है आपका लो क्वांटम यील्ड। क्या 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 मतलब रीजन है लो क्वांटम यील्ड का, जो फाई की वैल्यू है वो लेस देन वन हो जाए तो दिस इज योर लो क्वांटम यील्ड। ठीक है। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटम यील्ड, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्वांटम यील्ड को। तो जो ऑल प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस है इज एंडोथर्मिक एंड क्वांटम यील्ड इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। जितने भी फोटोकेमिकल प्रोसेस हैं वो सभी क्या है, एंडोथर्मिक है, मीन्स उनमें क्या होगा कि हीट की नीड पड़ेगी, इसलिए जो क्वांटम यील्ड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है विद द टेम्परेचर के साथ। We know energy absorbed by molecule is inversely proportional to the wavelength. Hence, quantum yield will be higher at the lower wavelength and vice versa. As speed of photochemical reaction is proportional to the intensity of light. As speed of photochemical reaction is proportional to the intensity of light, hence quantum yield increases with intensity and vice versa. कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेवलेंथ के। इसलिए क्वांटम यील्ड जो है वो क्या कर जाती है, हाई हो जाती है एट द लोअर वेवलेंथ पे। एंड सेम इसी तरह इसका उल्टा भी हो जाता है, वाइस वर्सा भी हो जाता है। एज अ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। दिस मीन्स कि क्वांटम यील्ड जो है वो इंक्रीज कर जाती है इंटेंसिटी के साथ, एंड सेम इसके साथ ये वाइस वर्सा होता है। द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन फोटोकेमिकल रिएक्शन द क्वांटम यील्ड, जो भी इनर्ट गैस होगा इन फोटोकेमिकल रिएक्शन में वो क्या होगा, उसका क्वांटम यील्ड ही होगा। अब हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन की। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो polymerization is a process of reacting monomer molecules together in a chemical reaction to form linear chain or a three-dimensional network of polymer chain। जो पॉलीमराइजेशन है वो क्या है, एक प्रोसेस है जो मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके एक लीनियर चेन बनाते हैं या फिर थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ अ पॉलीमर चेन बनाते हैं। ठीक है, मीन्स कि कई सारे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं, उसी को उस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ये दो कैटेगरीज के होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि अ कंडेंसेशन पॉलीमर इज डिफाइंड एज अ पॉलीमर that involve elimination of small molecules during its synthesis or contains functional group as a part of its backbone chain, or its repeat unit does not contain all the atoms present in a hypothetical monomer to which it can be degraded। And what is the addition polymerization? Addition polymerization क्या होता है, तो addition polymerization involve the breaking of double या फिर triple bond which are used to link monomers to chains। ये आपके फोर टाइप्स के होते हैं, रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन। रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, द इनिशिएटर इज अ रेडिकल एंड द प्रोपोगेटिंग साइट ऑफ रिएक्टिविटी इज कार्बन रेडिकल।
कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, द इनिशिएटर इज एन एसिड एंड द प्रोपोगेटिंग साइट ऑफ रिएक्टिविटी इज अ कार्बोकैटायन। एनायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, द इनिशिएटर इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड द प्रोपोगेटिंग साइट ऑफ रिएक्टिविटी इज अ कार्बोएनॉन। कोऑर्डिनेटिक कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, द इनिशिएटर इज अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एंड द प्रोपोगेटिंग साइट ऑफ रिएक्टिविटी इज अ टर्मिनल कैटालिटिक कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन इनटू पॉलीइथाइलिन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है। ठीक है, रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। टेकिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन एज एन एग्जांपल, द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। तो ये आपका एग्जांपल है किसका, पॉलीथीन का। ये सारे कई सारे मोनोमर्स मिलकर यहाँ पे किसका निर्माण कर रहे हैं, कई सारे एथीन मिलके, ये क्या है, मोनोमर्स हैं एथीन, कई सारे मोनोमर मिलके यहाँ पे एक पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, पॉलीमर को बना रहे हैं। इसमें 3 स्टेप फॉलो हो रहे हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या होता है, इनिशिएशन इज द क्रिएशन ऑफ फ्री रेडिकल्स नेसेसरी फॉर initiation is the creation of free radicals necessary for initiation is the creation of free radicals necessary for propagation। जो इनिशिएशन होता है ये काफ़ी ज़रूरी होता है जब भी हम प्रोपगेशन करेंगे। तो द रेडिकल्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम रेडिकल इनिशिएटर सच एज ऑर्गेनिक पेरोक्साइड molecules containing single bond by reacting oxygen with ethene। In an ethene monomer, one electron pair is held securely between the two carbon in a sigma bond. The other is more loosely held in a pi bond. The free radical uses one electron from the pi bond to form a more stable bond with carbon atom. The other electrons return to the second carbon atom, turning the whole molecule in another radical। एंड प्रोपगेशन क्या होता है, तो प्रोपगेशन इज द रैपिड रिएक्शन ऑफ दिस, प्रोपगेशन इज द रैपिड रिएक्शन ऑफ दिस रेडियलाइज्ड। इनिशिएशन क्यों जरूरी होता है भाई, प्रोपगेशन करना है तो हमें इनिशिएशन चाहिए। एंड प्रोपगेशन इज द, और इनिशिएशन होता कैसे, रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन से। एंड प्रोपगेशन इज द रैपिड रिएक्शन ऑफ दिस रेडियलाइज्ड ethene molecule with another ethene monomer and the subsequent repetition to create the repeating chain। यानी कि कई सारे एथेन मिलके यहाँ पे क्या करते हैं, चैन को रिपीट करते रहते हैं। प्रोपगेशन में कई सारे एथेन मिलते हैं, चैन को रिपीट करते रहते हैं। टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन occurs when a radical react in a way that prevent further propagation। The most common method of termination is by coupling, where two radical species react with each other, forming a single molecule। Another less common method of termination is disproportionation, where two radicals meet, but instead of coupling, they exchange a proton, which gives two which gives two terminated chains, one saturated and the other with a terminal double bond। ठीक है, free radical polymerization of ethylene must be free radical polymerization of ethylene must take place at high temperature and pressures approximately 300 Celsius to 2000 atmosphere। जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन करते हैं, जिससे हम लोग पॉलीइथाइलिन बनाते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास एंड प्रेशर 2000 एटमॉस्फेयर के आसपास होता है। अ न्यूअर मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन सिमिलर टू फ्री रेडिकल, एक नया मेथड जो है पॉलीमराइजेशन का, जो जो एकदम सिमिलर होता है फ्री रेडिकल का, वो होता है आपका जिगलर नटा कैटालिस्ट को अगर हम ऐड कर दें तो ये सेम होता है। जो मोनोमर होगा किसका, इथाइलिन का, वो पॉलीइथाइलिन में चेंज होता है। इसको किसने डेवलप किया था, कार्ल जिगलर एंड गिउलियो नेटा ने इन द 1950 में, जिसका नाम दिया गया जिगलर नेटा कैटालिस्ट। ये जो कैटालिस्ट है इसका क्या नाम होता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल क्लोराइड। ठीक है, ये जो कैटालिस्ट होता है जिगलर नेटा कैटालिस्ट, वो क्या होता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। largely solve this problem instead of a free radical reaction, the initial ethene monomer insert between the aluminium atom and one of the ethyl group in the catalyst। ठीक है, तो ये होता है आपका जिगलर नेटा कैटालिस्ट। में पता है कि कैटालिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की एक्टिविटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देता है बिना उसमें इनिशिएट हुए हुए, तो सेम वही है जिगलर नेटा कैटालिस्ट।
जो इन्होंने डिस्कस, जो ये जिगलर नेटा कैटालिस्ट आया, वो इसको डिस्कवर किया कार्ल जिगलर ने एंड गैलीलियो नटा ने इन द 1950s में। एंड ये किसकी तरह, सेम फ्री रेडिकल्स की तरह ये सिमिलर होता है, बट यहाँ पे जो एक कैटालिस्ट होता है वो क्या होता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल क्लोराइड। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा पहले, उसके बाद से ये जो क्वेश्चन है वो उसी पे बेस्ड है, जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाल रहे थे उसी पे बेस्ड है। For a reaction, the time required for 20% completion in 40 minutes and 40% completion in 80 minutes, to find the order of reaction and rate constant। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा एंड यहाँ पे आप लोगों को मैं इसको आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। तो ये आपका सोल्यूशन है ऐसे करके, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका ये सोल्यूशन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका फर्स्ट होगा, जो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका फर्स्ट होगा एंड इसकी जो रेट कांस्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा एंड जो ये रेट कांस्टेंट है वो इतना पर मिनट आएगा। ठीक है। हाफ लाइफ रिएक्शन की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हाफ लाइफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं, तो हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होता है, द हाफ लाइफ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ गिवन रिएक्टेंट टू रीच 50% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। मीन्स की टाइम टेकन फॉर द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू रीच हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। हाफ लाइफ कहने का क्या मतलब है, हाफ लाइफ कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन है वो अपना 50% क्या कर दे, 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो उसकी लाइफ हाफ लाइफ हो जाती है। किसी भी रिएक्शन का कंसंट्रेशन है वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन से 50% तक पहुंच जाए, 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो उसकी हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ है। फॉर एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं। एंड हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, तो हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसमें से मान लेते हैं कि R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो t की वैल्यू यहाँ से निकालें तो आर नॉट माइनस आर अपॉन के, एंड t इज इक्वल टू एट इंटीग्रेशन कर दें, t इज इक्वल टू पुट कर दें यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से आर नॉट एंड t इज इक्वल टू हाफ से r इज इक्वल टू आर नॉट से 2। t इज इक्वल टू 0 पे आर नॉट है एंड t इज इक्वल टू हाफ पे ये क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, एंड दिस इज योर आर नॉट, आर नॉट तो आर नॉट रहेगा एंड आर की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का आर बाई 2 अपॉन के। तो जो हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकलता है टी हाफ इज इक्वल टू, इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, तो जो टी हाफ निकलता है वो क्या निकलता है, आर नॉट बाई 2 के, आर नॉट बाई 2 के। ठीक है। एंड व्हाट इज द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे लास्ट टॉपिक है आपका हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लेते हैं कि लॉग आर माइनस लॉग आर नॉट माइनस के टी। ठीक है, यही जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से निकल गई थी, log AT इज इक्वल टू log A नॉट माइनस KT, वही है आपका इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे लिखा है। तो log R इज इक्वल टू log R नॉट माइनस KT। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log R नॉट माइनस log R अपॉन K। ठीक है। एट यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है तो ये R नॉट है, t इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा तो R इज इक्वल टू R नॉट बाई 2 हो जाएगा। इसमें से t हाफ log R नॉट तो ऐसे ही रहेगा, R की जगह पे R नॉट बाई 2 एन अपॉन K। तो टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपन के को कॉमन कर लें और इसको हम लिख सकते हैं log आर नॉट अपन आर नॉट बाई 2। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2 अपन के। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, log 2 आएगी। तो टी हाफ इज इक्वल टू log 2 अपन के, एंड log को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.303 log लिख सकते हैं। log जो ln होता है, जो l और n होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग लिख सकते हैं, 2.303 लॉग। वही यहाँ पे लिखा गया है 2.303 लॉग एंड इनटू 2 अपॉन के, यानी कि टी हाफ की जो वैल्यू आ गई 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पे आपका पूरा केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा। एंड इसमें जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कैटालिसिस। कैटालिसिस नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।